डीएसपी बनने के 10 साल बाद संगीता जब महाकुंभ पहुंची तो उसने अपने तलाकशुदा पति को भीख मांगते देखा। आखिर इस चौंकाने वाली घटना के पीछे का रहस्य क्या था? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से, जहां एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की संगीता रहती थी। महज 12 साल की उम्र में उसकी शादी करा दी गई थी। बाल विवाह हुआ था, क्योंकि बिहार के कई गांवों में आज भी यह कुप्रथा जारी है। कहा जाता है कि जो परिवार आपस में एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, जिनके बीच वर्षों से मेल झोल रहा है, वे अपने बच्चों की कम उम्र में ही शादी कर देते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें फिर से शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। ठीक इसी तरह 12 साल की उम्र में संगीता का भी बाल विवाह कर दिया गया था। अब भले ही वह अभी तक अपने मायके में रह रही थी, लेकिन 18 साल की होते ही उसे अपने ससुराल जाना था। न तो वह अपनी पसंद से कोई जीवन साथी चुन सकती थी और न ही कोई बड़ा सपना देख सकती थी कि वह जीवन में कुछ हासिल कर सकती है। लेकिन संगीता पढ़ाई लिखाई में बेहद होशियार थी। बचपन में उसने अपनी हर परीक्षा में शानदार अंक प्राप्त किए थे। इसी वजह से स्कूल के शिक्षक भी कहते थे कि यह लड़की बड़ी होकर जरूर कुछ बड़ा करेगी। लेकिन बिहार के उस छोटे से गांव के लोगों की सोच बहुत संकीर्ण थी। वे लड़कियों को ज्यादा पढ़ने नहीं देते थे। वे हमेशा लड़कियों को 6ठी 7वीं कक्षा तक पढ़ाकर घर के कामकाज सिखाने लगते थे। उनकी मानसिकता थी कि लड़कियां पढ़कर भी क्या करेंगी, उन्हें तो आगे चलकर अपने पति का घर ही संभालना है, तो फिर उन्हें ज्यादा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। यही सोच संगीता के माता पिता की भी थी। संगीता के पिता एक गरीब व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने पुराने मित्र के बेटे के साथ उसका बाल विवाह करा दिया था। वे हमेशा संगीता से कहते थे, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें 18 साल की उम्र में अपने ससुराल जाना ही होगा। लेकिन उसके पिता हमेशा उसे टोक देते, जब तक इस घर में हो अपनी जिंदगी जी लो, लेकिन कोई बड़ा सपना देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस घर संभालने के सारे काम आने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे संगीता बड़ी हो रही थी, उसकी सोच बदलने लगी। वह महसूस करने लगी कि जमाना बदल रहा है और अब लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसके शिक्षक हमेशा उसे प्रेरित करते, तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए, एक अधिकारी बनना चाहिए। कई बार उसने अपने माता पिता को समझाने की कोशिश की कि वह पढ़ना चाहती है, शहर जाकर एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती है। उसके अंदर उमंग थी, एक जुनून था कि वह कुछ करके दिखाएगी। लेकिन उसके अंदर यह सब बताने की हिम्मत नहीं थी। गांव के लोग इन मामलों में बहुत कठोर होते थे और यहां कोई भी फैसला बिना पंचायत के नहीं लिया जाता था। इसीलिए उसने अपनी खुशियों को अपने अंदर ही दबा लिया, अपने सपनों को चकनाचूर कर दिया। जब वह 17 साल की हुई, तब उसके ससुराल जाने में सिर्फ 1 साल बचा था। लेकिन ठीक इसी समय उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके अंदर एक उम्मीद की किरण जाग उठी। वह अब भी अपने सपनों को पूरा कर सकती थी। 12 साल की उम्र में जिस लड़के से उसका बाल विवाह हुआ था, उसका नाम अरुण था और वह एक सरकारी विद्यालय में चपरासी था। एक दिन दोनों की आपस में बात हुई। संगीता ने संकोच करते हुए अरुण से कहा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूं, क्या आप मुझे पढ़ने देंगे? मेरे माता पिता नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं। उनकी सोच है कि मैं घर में रहकर चूल्हा चौका संभालूं, लेकिन मेरा सपना कुछ और है। मैं एक बड़ी अधिकारी बनना चाहती हूं, आपका और माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूं। उस समय अरुण ने सोचा, अभी हां बोल देता हूं, बाद में देखा जाएगा। वह संगीता की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा था, लेकिन फिर भी उसने हामी भर दी और कहा, तुम पहले मेरे घर आओ, फिर सब संभाल लेंगे। 18 साल की होते ही संगीता की दोबारा धूमधाम से शादी कर दी गई और उसे ससुराल भेज दिया गया। इसके बाद संगीता ने अपने सास ससुर की देखभाल शुरू कर दी और सभी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने लगी, क्योंकि उसके घर वालों ने अच्छे संस्कार दिए थे। वह घर के कामकाज में भी निपुण थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसके भीतर कुछ बड़ा करने की इच्छा जागने लगी। वह सिर्फ घर संभालकर जीवन नहीं बिताना चाहती थी, बल्कि अपनी पहचान बनाना चाहती थी। एक दिन उसने फिर अरुण से बात की, क्या मैं अब पढ़ाई कर सकती हूं? लेकिन इस बार अरुण अपने वादे से मुकर गया। उसने कहा, हमारे घर में किस चीज की कमी है?
पैसा बहुत है, जमीन जायदाद है, तुम घर में आराम करो और मेरे माता पिता की सेवा करो। संगीता हैरान रह गई। उसने कहा, शादी से पहले तो तुमने मुझसे बड़े बड़े वादे किए थे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस होने लगी और यह बहस धीरे धीरे एक बड़ी लड़ाई में बदल गई। अब अक्सर उनके विचार आपस में नहीं मिलते थे और उनके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थीं। स्थिति इतनी खराब हो गई कि अरुण संगीता पर हाथ उठाने लगा और अपने माता पिता के सामने उसे अपमानित भी करने लगा। लेकिन संगीता हार मानने वालों में से नहीं थी। वह जानती थी कि अगर उसे अपनी पहचान बनानी है तो इस समाज के बंधनों से आजाद होना होगा। अरुण रोज खेतों में काम करके लौटता और अपने गुस्से का सारा बोझ रात में संगीता पर उतार देता। धीरे धीरे स्थिति और भी बिगड़ती जा रही थी और अब वह समय आ गया था जब संगीता को एक बड़ा फैसला लेना था। जो उसने किया उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए आपको उस पर गर्व भी होगा, क्योंकि ऐसा साहसी निर्णय केवल वही महिला ले सकती है जो न सिर्फ आत्मविश्वास से भरी हो बल्कि अपने सपनों की सच्ची कद्र भी करती हो। एक छोटे से गांव से निकलकर संगीता ने जो इतिहास रचा वह लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। लेकिन आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको भी संगीता की हिम्मत और जज्बा पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि उसके साहस को सलाम तो बनता है। रात के सन्नाटे में संगीता ने एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपने पति के लिए अपने दिल की सारी बातें उकेर दीं। भले ही 12 वर्ष की उम्र में मेरा विवाह आपसे हो गया था, लेकिन मेरे सपने तब से लेकर आज तक जीवित हैं। मैं बचपन से एक बड़ा अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन कभी अपने माता पिता को यह बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आपके अंदर मैंने एक दोस्त को देखा था, इसलिए मैंने अपने सपनों को आपके साथ साझा किया। उस समय जब आपने मेरा साथ दिया तो मुझे लगा कि मुझे एक सच्चा जीवन साथी मिला है, लेकिन समय के साथ आपने भी मुझसे छल किया। अब मेरा इस दुनिया में किसी पर भी विश्वास नहीं रहा। अब मैं अपने दम पर कुछ बड़ा करके दिखाना चाहती हूं, इसलिए इस घर को छोड़कर जा रही हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। एक दिन मैं बहुत बड़ी अधिकारी बनकर लौटूंगी। अगर इंतजार कर सकते हो तो कर लेना। वैसे भी तुमने मेरा बहुत अपमान किया है, लेकिन एक पतिव्रता नारी होने के नाते मैं हमेशा तुम्हारी सलामती और तरक्की की दुआ करती रहूंगी। यह नोट लिखकर उस रात संगीता चुपचाप घर से निकल गई। बिना किसी को बताए वह सीधी दिल्ली के लिए रवाना हो गई, क्योंकि उसे कहीं से पता चला था कि अगर बड़ा अधिकारी बनना है तो सबसे पहले किसी भी तरह की एक डिग्री हासिल करनी होगी, साथ ही यूपीएसएससी परीक्षा की तैयारी करनी होगी। इसी रास्ते पर चलकर वह एक दिन डीएसपी जैसी बड़ी अधिकारी बन सकती थी। अब किसी भी हालत में संगीता पीछे मुड़कर नहीं देख सकती थी, क्योंकि वह अपना घर परिवार छोड़कर आई थी। अगर वह असफल होकर वापस लौटती तो यह उसके लिए बहुत बड़ा अपमान होता। इसलिए अब उसके पास एक ही रास्ता था, हर हाल में सफलता हासिल करना। जब वह दिल्ली पहुंची तो उसके सामने कई मुश्किलें खड़ी हो गईं, क्योंकि सब कुछ उसकी सोच के बिल्कुल विपरीत था। उसे लगा था कि वहां जाकर सब संभाल लेगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। वहां कई विद्यार्थी कई सालों से यूपीएसएससी की तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले संगीता ने बीए करने के लिए प्राइवेट फॉर्म भरा और एक कॉलेज से बीए करने लगी। 3 साल के इस ग्रेजुएशन को पूरा करने तक उसने खुद से ही यूपीएसएससी की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन सिर्फ खुद से पढ़ाई करने से सिलेक्शन पाना आसान नहीं था। उसे एक बड़े कोचिंग संस्थान में दाखिला लेना बहुत जरूरी था। समस्या थी पैसों की, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तब उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह एक घर में नौकरानी का काम करने लगी। सुबह और शाम 4 से 5 घरों में झाड़ू पोंछा लगाने जाती, जिससे उसे 10,000 रुपये महीने के मिलते थे। इन्हीं पैसों से वह अपनी यूपीएसएससी की तैयारी कर रही थी और आखिरकार उसने एक कोचिंग संस्थान में दाखिला ले लिया। सुबह और रात के समय वह काम में व्यस्त रहती थी, इसलिए वह पूरे दिन मन लगाकर पढ़ाई करती थी। उसे विश्वास था कि उसके सब्र का फल उसे जरूर मिलेगा। अब उसके पास बीए की डिग्री थी, लेकिन यूपीएसएससी की परीक्षा उसके लिए बहुत कठिन साबित होने वाली थी, क्योंकि वह एक छोटे से गांव के मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी। हालांकि कुछ संस्थानों ने उसे बहुत अच्छी तरह शिक्षित किया,
लेकिन यह सफर आसान नहीं था। रात दिन एक करके खून पसीना बहाकर उसने मेहनत की। कई दिनों तक वह ठीक से सो नहीं पाई। कई दिनों तक उसने ढंग से खाना भी नहीं खाया। लेकिन उसके अंदर यूपीएसएससी को लेकर एक अदम्य लगन थी। फिर भी पहले साल उसका चयन नहीं हो पाया। यह देखकर संगीता बहुत उदास हो गई। उसके माता पिता और पति के डरावने ख्याल उसके मन में आने लगे। उसे लग रहा था कि अब वह आखिर क्या करेगी। अगर वह इसी निराशा के साथ अपने गांव या पति के पास गई तो वे लोग उसकी जिंदगी और भी ज्यादा खराब कर देंगे। उसी समय एक लड़की संगीता के पास आई और उसे मोटिवेशन देते हुए कहा, पहले ही प्रयास में तुम काफी अच्छे नंबर लाई हो, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। लड़की ने उसे समझाया, यूपीएसएससी जैसी परीक्षा में असफलता सामान्य है। जो लोग सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं वे भी कई बार असफल होते हैं। उस लड़की ने संगीता को उत्साहित किया और कहा, तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति डटे रहना चाहिए और फिर से तैयारी में जुट जाना चाहिए। अगर तुम अगले साल फिर मन लगाकर कोशिश करोगी तो हो सकता है तुम यूपीएसएससी पास कर लो। मैं तो पिछले 4 साल से तैयारी कर रही हूं, फिर भी तुम्हारे लेवल तक नहीं पहुंची। जब तुम 1 साल में इतना अच्छा कर सकती हो तो अगले साल तुम जरूर क्लियर कर लोगी। उसके ये शब्द सुनकर संगीता को हिम्मत मिली। उसके अंदर फिर से एक चिंगारी उठी। अब उसने सोचा, घर जाकर कोई मतलब नहीं है। अब समय है उस वादे को पूरा करने का जो मैंने अपने पति से किया था। एक डीएसपी ऑफिसर बनकर ही घर लौटूंगी। संगीता ने फिर एक बार हिम्मत जुटाई। लोगों के घरों में जाकर सुबह शाम काम किया और दिन भर यूपीएसएससी की तैयारी में जी जान लगा दी। रात दिन एक करके उसने पढ़ाई की। फिर अगले साल एक बार फिर यूपीएसएससी का पेपर दिया। कहते हैं ना, किस्मत चाहे हमें कितना भी रुला ले, लेकिन हमारी सच्ची लगन और हौसलों के सामने बदकिस्मती भी सौभाग्य में बदल जाती है। और यही हुआ संगीता के साथ। इस बार की यूपीएसएससी परीक्षा में उसने पूरे देश में शानदार रैंक हासिल की। उसी रैंक के आधार पर उसे डीएसपी का पद सौंपा गया। यह उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, यह उसका सबसे बड़ा सपना था। डीएसपी बनने के बाद संगीता का नया सफर शुरू हुआ। उसे सरकारी गाड़ी मिली, आवास मिला और हाथ में पावर थी। अब वह पहले से भी ज्यादा हिम्मत और आत्मविश्वास से भर चुकी थी। लेकिन यह सफर सिर्फ उसके लिए नहीं था। अब समय था अपने जीवन को नई दिशा देने का। उसने वादा किया था कि डीएसपी बनकर लौटेगी और आज वह अपने वादे पर खरी उतरी थी। जब संगीता अपने ससुराल पहुंची तो देखा कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने आसपास के लोगों से पूछा, अरुण और उनका परिवार कहाँ गया? कुछ लोगों ने बताया, वे अचानक घर खाली करके कहीं चले गए हैं। अब सबके मन में बस एक ही सवाल था, डीएसपी संगीता के पति अरुण कहाँ थे? उनका घर सूना पड़ा था और लोगों का कहना था कि उनके जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ गई थी। लेकिन असलियत किसी को नहीं पता थी। संघर्ष की राह पर चलकर संघर्ष को हराने वाली संगीता अब अपने गांव लौटी। गांव की पहली महिला डीएसपी अधिकारी का भव्य स्वागत हुआ। जिस गांव में लड़कियों को 6ठी 7वीं से आगे पढ़ने नहीं दिया जाता था, आज उसी गांव की बेटी ने इतिहास रच दिया था। लोगों की छोटी सोच बदल गई थी। यह सिर्फ संगीता की नहीं, पूरे गांव की जीत थी। लेकिन अरुण का क्या हुआ? क्या वह अब भी अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा था या किस्मत ने उसके लिए कोई और कहानी लिख रखी थी? इसका खुलासा बहुत जल्द होने वाला था। इस बीच प्रयागराज में 14 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आयोजन शुरू होने वाला था। लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे थे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि तकरीबन 10 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंच सकते हैं। अब इतनी विशाल और अप्रत्याशित भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने देश भर के कोने कोने से कुशल और ईमानदार पुलिस अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रयागराज बुलाया। इस बार कई अत्याधुनिक एआई तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया ताकि भीड़ पर नजर रखी जा सके। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ अधिकारी और कर्मचारी बुलाए गए थे। संगीता, जो अपनी ईमानदारी और बेहतरीन कार्य के लिए जानी जाती थी, उसे भी प्रयास राज महाकुंभ में ड्यूटी के लिए आमंत्रित किया गया। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस कर्मियों का नेतृत्व करना ही नहीं, बल्कि भीड़ को नियंत्रित रखना, सुरक्षा बनाए रखना और भगदड़ जैसी स्थितियों को रोकना भी था। संगीता के मन में सनातन धर्म और उसकी परंपराओं के प्रति गहरी आस्था थी। इसलिए जब संगीता को प्रयागराज महाकुंभ में ड्यूटी के लिए बुलाया गया
तो वह बेहद उत्साहित थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह महाकुंभ उसके जीवन की सबसे बड़ी घटना का गवाह बनने वाला है। यह घटना न सिर्फ संगीता की जिंदगी बल्कि उसके आसपास के लोगों का जीवन भी पूरी तरह बदलने वाली थी। आगे आपको पता चलेगा कि जब संगीता महाकुंभ पहुंची तो उसने एक डीएसपी के रूप में अपने कार्यालय में बैठकर पूरी निष्ठा से अपनी ड्यूटी निभाई। लेकिन वह सिर्फ आदेश देने में विश्वास नहीं रखती थी। अपनी जिम्मेदारी को करीब से समझने और हालात को बेहतर तरीके से देखने के लिए उसने एक पुलिस टुकड़ी को अपने साथ लिया और फिर कुंभ मेले का दौरा करने निकल पड़ी। वह खुद यह देखना चाहती थी कि कहीं लोग व्यवस्थाओं को तोड़ तो नहीं रहे, गंगा नदी को प्रदूषित तो नहीं कर रहे या कोई असामाजिक तत्व मेले में अशांति फैलाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। हर स्थिति को अपनी आंखों से परखना उसके लिए जरूरी था। दौरे के दौरान उसकी नजर अचानक एक व्यक्ति पर पड़ी जिसकी हालत बेहद दयनीय थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा गंदा और मैला था और वह लोगों से भीख मांग रहा था। पहले तो संगीता ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी नजर उसके हाथ पर लिखे नाम पर पड़ी तो वह हैरान रह गई। यह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पति अरुण था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अरुण, जो कभी उसका जीवन साथी था, आज इस हालत में क्यों था? वह महाकुंभ में भीख क्यों मांग रहा था? संगीता तुरंत उसके पास गई। जब अरुण ने संगीता को वर्दी में देखा तो उसके होश उड़ गए। उसकी आंखों में शर्म और पछतावे के आंसू थे। वह घबराहट में कांपने लगा और उसकी स्थिति और भी दयनीय लगने लगी। पहले वह जमीन पर बैठा था, लेकिन संगीता को सामने देखकर खुद को संभालते हुए अचानक खड़ा हो गया। संगीता को सामने देखकर अरुण की आंखों में खुशी और पछतावे के मिले जुले आंसू थे। वह कांपती आवाज में बोला, तुम मेरी संगीता हो? तुमने जो कहा था उसे सच कर दिखाया। मुझे तुम पर गर्व है। यह कहते हुए अरुण ने संगीता का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे एक पागल समझकर धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। संगीता ने तुरंत उन्हें रोकते हुए कहा, रुको, ये मेरे पति हैं। मैं इन्हें कई सालों से ढूंढ रही थी। हो सकता है इन्होंने मन ही मन मुझे तलाक दे दिया हो, लेकिन जिस दिन मैं इन्हें छोड़कर गई उसी दिन से मैं खुद को तलाकशुदा महसूस कर रही थी। इसके बावजूद मैं इन्हें कभी भुला नहीं पाई, क्योंकि मैंने इनसे वादा किया था कि एक दिन डीएसपी बनकर जरूर लौटूंगी। लेकिन कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने पति से महाकुंभ में एक भिखारी के रूप में मुलाकात होगी। संगीता की बातें सुनकर वहां खड़े सभी पुलिसकर्मी हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी डीएसपी मैडम के पति इतने सालों बाद इस हालत में मिलेंगे। यह नजारा सच में भावुक और चौंकाने वाला था। संगीता ने अरुण की ओर देखते हुए सवाल किया, आखिर तुम्हारी ऐसी हालत क्यों हो गई? हमारा घर परिवार क्यों टूट गया? सब कुछ बर्बाद क्यों हो गया? अरुण ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे सच बताने लगा। मैंने सबसे पहले अपने किए हुए वादों से मुंह मोड़ लिया। तुम्हारे साथ झगड़ना और लड़ाई करना मेरी आदत बन गई थी। तुम हमारे परिवार को संभालती थीं, घर में सुख और सौभाग्य का माहौल बनाए रखती थीं। अरुण ने भावुक होकर कहा, तुम हमारे घर की लक्ष्मी थीं। तुम्हारी मौजूदगी से हमारा परिवार एकजुट था और घर में धन सुख शांति बनी रहती थी। लेकिन जब मैंने अपने गुस्से और अहंकार में तुम पर अत्याचार करना शुरू किया, जब तुम पर हाथ उठाने लगा, तभी से हमारी दुर्दशा शुरू हो गई। जिस दिन तुम वह नोट लिखकर हमारे घर से चली गईं, उसी दिन से हमारे जीवन में अंधेरा छा गया। मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। तुम्हारे जाने के बाद ऐसा लगा जैसे हमारे घर से साक्षात लक्ष्मी रूठ गई हो, हमारी किस्मत हमसे छिन गई हो। फिर एक भयानक हादसे में मेरे माता पिता का देहांत हो गया और मैं घर में बिल्कुल अकेला पड़ गया। इस अकेलेपन और गहरे दुख ने मुझे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। डिप्रेशन में आकर मैंने नशे की लत लगा ली। नशे में पागल होकर मैंने वह सब कुछ गंवा दिया जो कभी हमारा था। धीरे धीरे मैंने अपनी सारी जमीन बेच दी। कर्ज इतना बढ़ गया कि आखिरकार मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा। अरुण ने भारी आवाज में कहा। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं सड़कों पर आ गया और मेरी हालत दिन ब दिन बदतर होती चली गई। भूख, बेबसी और अकेलेपन ने मुझे पूरी तरह तोड़कर रख दिया। ना घर बचा, ना पैसा। अंत में मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया। समय के साथ लोग मुझे भिखारी कहकर बुलाने लगे और वहीं से मुझे अपनी असली औकात का एहसास हुआ। आज मैं इस महाकुंभ में इसलिए आया हूं क्योंकि यहाँ लाखों श्रद्धालु आ रहे हैं। मैंने सोचा कि संगम में स्नान कर लूं ताकि अपने पापों से मुक्ति पा सकूं। जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसका पश्चाताप कर सकूं, लेकिन यहां भी मैं सिर्फ भीख मांग रहा हूं। संगीता, तुम्हारे सामने आज मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। तुमने जो सपना देखा था उसे पूरा कर लिया।
तुम बहुत बड़ी बन गईं और मैं अपनी ही गलतियों की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। मेरी सारी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। अरुण की बातें सुनकर संगीता के दिल में हलचल मच गई। उसे अपने पति की हालत पर गहरा अफसोस हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए। अरुण की सच्चाई ने न सिर्फ संगीता के दिल को झकझोर दिया, बल्कि उसे भी कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास कराया। उसने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, सब कुछ तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। अरुण ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे और वह पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन संगीता की बातों ने उसमें फिर से जीने की एक नई उम्मीद जगा दी। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने की कोशिश करेगा। संगीता ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, अगर तुम सच्चे मन से बदलाव लाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें इस जीवन में फिर से एक मौका जरूर मिलेगा। हम सभी इंसान हैं और हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, संगीता ने कहा। उसने हमेशा अपने दिल की सुनी और अपने सपने को पूरा करने के लिए हर कठिनाई का सामना किया। उसने कभी यह नहीं सोचा कि समाज क्या कहेगा या लोगों की राय क्या होगी। अपनी मेहनत और संकल्प से उसने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल राह आसान हो सकती है। संगीता ने न केवल अपने जीवन के लक्ष्यों को पूरा किया, बल्कि अपने पति को भी सही रास्ते पर लाने में मदद की। वह जानती थी कि परिवार का साथ और समर्थन ही इंसान को दोबारा खड़ा होने की ताकत देता है। अपने पति की परिस्थिति को सुधारने और उसे एक नई शुरुआत देने का निर्णय संगीता ने पूरी निष्ठा और प्रेम के साथ लिया। धीरे धीरे उनका जीवन फिर से सामान्य होने लगा। लोग यह देख रहे थे कि एक महिला ने अपनी मेहनत और विश्वास से न केवल अपने पति को सही रास्ते पर लौटाया, बल्कि अपने परिवार को भी पुनर्निर्मित किया। इसने यह भी साबित कर दिया कि अगर समाज और परिवार का समर्थन हो तो कोई भी लड़ाई अकेले नहीं लड़ी जाती। हम सभी को अपने सपनों की ओर बढ़ने और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाने की प्रेरणा लेनी चाहिए। चाहे लड़का हो या लड़की, हमें अपनी उड़ान भरते रहना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश देने वाली कहानी पर आधारित था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपनी मेहनत और इरादों को मजबूत रखना चाहिए। यह कहानी न केवल रिश्तों और परिवार के महत्व को उजागर करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि सही दिशा में सोचकर और सही फैसले लेकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हमारा उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा मकसद केवल आपको जागरूक और सतर्क बनाना है, ताकि आप इन प्रेरणादायक कहानियों से कुछ सीख सकें और समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित प्रेरणादायक यात्रा है। हमने केवल नाम और स्थान बदलकर इसे प्रस्तुत किया है, ताकि इसका संदेश आप तक और गहराई से पहुंच सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर अपने आशीर्वाद दें। साथ ही हमारे चैनल शुभ ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आप सभी दर्शकों का दिल से धन्यवाद। जहां भी रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार का साथ कभी न छोड़ें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और जल्द ही हम एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे।